नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी को स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने धर्म कर्म के लिए फिर अपना खजाना खोल दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7,36,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट विधानसभा में पेश किया। योगी सरकार का ये बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार का ये बजट समग्र विकास की अवधारणा के साथ प्रभु श्री राम को समर्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये बजट आस्था, अंत्योदय व विकास के लिए है। योगी सरकार के अब तक का सबसे बड़े बजट में धर्मार्थ कार्यों और पर्यटन के लिए भी पर्याप्त बजट रखा गया है। बजट में सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपए धार्मिक स्थलों के विकास और इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए दिए हैं। बजट में यूपी सरकार ने महाकुंभ 2025 और अयोध्या को और चमकाने पर फोकस किया है। इस बजट में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हाल ही में अयोध्या में 4,115 करोड़ रुपए की कुल लागत वाले 50 मेगा प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया था। अभी अयोध्या में करीब 12,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम जारी है। योगी सरकार के बजट में अयोध्या एयरपोर्ट के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए और रामलला के शहर के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या के लिए सरकार 10 करोड़ रुपए अलग से खर्च करेगी। इसके अलावा यूपी के धार्मिक स्थलों तक जाने वाले रास्तों के विकास के लिए 1,750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यूपी सरकार पहले से ही मिर्जापुर में विंध्याचल के मां विंध्यवासिनी मंदिर कॉरिडोर को विकसित कर रही है। बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा निषाद राज गृह सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगवेरपुर की स्थापना के लिए 14 करोड़ 68 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना के लिए 11 करोड़ 79 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। चित्रकूट के महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए 10 करोड़ 53 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऐसे में अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम, गढ़मुक्तेश्वर, शुकतीर्थ धाम, मां शकुंभरी देवी, सारनाथ और अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण के कार्य कराए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बजट में योगी सरकार ने धर्म, कर्म और अध्यात्म पर पूरा फोकस किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता लखनऊ से राशिद अलवी से। राशिद, बजट पेश हो गया है, 7,36,000 करोड़ रुपए का यह बजट है। अब ये बजट आने के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही, जनता के यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया है और विपक्ष की तरफ से, पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस बजट को लेकर? का कहना है कि सिर्फ लुभावना है, सिर्फ दिखावा है, इस तरह का बजट। राशिद, थोड़ी सी यहाँ पर आपकी आवाज में समस्या हो रही है। हम आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं। हम दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं क्योंकि कुछ यहाँ पर समस्या हो रही है। जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया। यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में एक एक शब्द में श्री राम है, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को इस समग्र विकास और समग्र एवं संतुलित विकास की अवधारणा को सार्थक बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। 7,36,437 करोड़ रुपए का यह बजट, यानी 7 लाख की सीमा को क्रॉस किया है। अयोध्या है, काशी है, मथुरा वृंदावन है,
नैमिषारण्य है, विंध्यवासिनी धाम है, देवपाटन है, बरेली में नाथ कॉरिडोर है। इनकी थीम पर आधारित अवस्थापना विकास की कार्रवाई, प्रयागराज कुंभ के लिए अभी से प्रावधान करके उन सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के साथ साथ कुंभ संग्रहालय की स्थापना प्रयागराज में करने और विभिन्न विकास की योजनाओं के लिए भी अभी से बजट का प्रावधान प्रयागराज कुंभ के लिए हम लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ष ये दावा करती है कि वो सबसे बड़ा बजट लेके आ रही है। सबसे बड़ा बजट तो आप तभी ला सकते हैं ना जब आपने व्यापारियों से या प्रदेश के अंदर आपने रेवेन्यू कलेक्शन किया हो। इसका मतलब देश की और प्रदेश की जनता का सहयोग से ही आप सबसे बड़ा बजट ला पाते हैं। पर आप वापस क्या देते हैं उस जनता को, ये भी तो आपको बताना चाहिए। हर साल बजट लैप्स हो रहा है, फिर सबसे बड़ा बजट लाने के लिए खाली आप कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं। बजट में आपने दिया क्या, किसको दिया, किस वर्ग को दिया? ऐसा लग रहा है जैसे एक फिक्स फॉर्मेट बना हो, उसके अंदर आप खाली फिगर्स फिल कर देते हो। आपके पास कुछ नया नहीं था किसानों के लिए, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी रोजगार सृजन के लिए, आपके पास किसी तरीके की कोई योजना नहीं है महिला सुरक्षा के लिए। बस आप खाली एक आंकड़ों को सेट कर देने को बजट समझते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा के पास कोई किसी तरीके का विचारधारा ही ना बची हो, कोई इनके पास प्लानिंग ही ना हो कि ये बजट को किस तरीके से एक नए भारत के लिए, एक नए उत्तर प्रदेश के लिए ये प्रयोग कर पाएं। युवाओं को महिला सुरक्षा के नाम पे आप पूरी तरीके से मौन हो जाते हैं। तो खाली बातों से जनता का पेट भरने वाला नहीं है, खाली बातों से जनता का विकास होने वाला नहीं है। आज हम एआई युग में आ चुके हैं, पर टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है आपके पास। तो इस तरीके के बजट से आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपनी प्रदेश की जनता को धोखा। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं लखनऊ का और बात करते हैं हमारे संवाददाता राशिद अलवी से। राशिद, तकरीबन 7,36,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है, अभी तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। लेकिन इसको लेकर जिस तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट भगवान श्री राम को समर्पित है, तो वहीं विपक्षी पार्टी आरोप लगा रहे कि बजट में कुछ खास नहीं है। अक्सर जो बजट आप देते हैं, आवंटन करते हैं, वो लैप्स हो जाते हैं, उसका भी पूरा इस्तेमाल नहीं होता है। एक फिक्स फॉर्मेट आपने बना के रखा हुआ है और उसी फिक्स फॉर्मेट में आप हर साल बजट लेकर आ रहे हैं। बात करूं अगर बजट की, तो बजट जो गन्ना किसान थे उनके लिए महत्वपूर्ण रहा। और दूसरी बात यह है कि जो अनुसूचित जाति के छात्र थे या सामान्य जाति के छात्र थे, उनके छात्रवृत्ति का जो बजट है वो भी महत्वपूर्ण रहा। और दूसरी बात यह है कि जो अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा था, उसको देखते हुए जो राम मंदिर बनी है उसे विश्व प्रख्यात माना जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो विपक्ष कह रहा है, विपक्ष के कहने का मतलब है कि जो पहले जो बजट चला आ रहा है उसी को लेकर लगातार इसी तरह से बजट चले आ रहे हैं और कोई नया बजट नहीं है। जो कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, ये बजट जैसे कि रोड चौड़ीकरण हो गया उसको लेकर बजट आया है। और दूसरी बात यह है कि जो जिस तरह से हम बात कर सकते हैं कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 में जो महाकुंभ हो रहा है उसके लिए 2500 करोड़ का बजट आया है, तो महत्वपूर्ण ही माना जा रहा है। ठीक है राशिद, आपको रुकना चाहेंगे। हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी, बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश थे, और रविंद्र प्रताप सिंह, सपा प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों, बहुत बहुत आपका स्वागत है दोनों मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए जिस तरह से विपक्षी पार्टी कह रहे हैं कि जो बजट आप लेकर आ रहे हैं एक फॉर्मेट बना हुआ, फिक्स फॉर्मेट बना हुआ है, और उसी फिक्स फॉर्मेट में आप लगातार हर बार उसी बजट को लेकर आ रहे हैं। बजट आप जो आवंटन करते हैं विभागों में वो लैप्स हो जाते हैं, उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है, कुछ खास नहीं है इस बजट में। और वहीं योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि ये बजट भगवान श्री राम को समर्पित है। देखिए, बजट का तो सबको मालूम है, फॉर्मेट ही होता है। उस फॉर्मेट के कारण ही प्रस्तुत होता है और आय व्यय का लेखा जोखा भी इस बजट में होता है। कितना किन मदों में खर्च करना इसका प्रावधान होता है। अयोध्या में भगवान श्री राम को समर्पित बजट है। जिस तरह से वहां के विकास के लिए हम पैसे लगा रहे हैं और विश्व स्तर पे जिस तरह से अयोध्या का मानचित्र में पर्यटन के लिए, तीर्थाटन के लिए नक्शे में नाम उभरता चला जा रहा है, तो दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अयोध्या को समर्पित बजट है।
और इसी के साथ साथ जितने हमारे तीर्थ स्थल है, चाहे देवी पाटन हो, चाहे माँ विंध्यवासिनी का हो, चाहे शाकुंभरी देवी हो, चाहे नैमिषारण्य हो, इन सारे स्थानों का कायाकल्प होने जा रहा है इस बजट के माध्यम से। और जो विपक्ष को ये शिकायतें हैं कि साहब बजट बच जाता है, पूरा नहीं खर्च हो पाता, देखिए ये ईमानदार सरकार है। इस सरकार में बजट का बंदरबाट नहीं होता। जो यूज कम नियम के तहत प्रयोग हो पाएगा। आना पाई में बजट का एक एक पाई का हम जनता को हिसाब देते हैं। कि वो सरकार नहीं कि अगर 10 दिन बचे रह गए, बजट नहीं प्रयोग हो पाए तो उसका बंदरबाट करके बजट खत्म कर दीजिए। यहाँ सब कुछ नियम से होता है, नियम से चलने वाली सरकार है। विपक्ष को इस तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है रवि प्रताप जी, देखिए सब नियम से होता है, यहाँ पर आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। फॉर्मेट की बातें आप लोग करें, फॉर्मेट तो भैया है बजट में, उसी के हिसाब से हम बजट लेकर आते हैं। लेकिन इस बजट में क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि इस बजट में कुछ नहीं है और जनता के लिए कुछ नहीं है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बजट भगवान श्री राम को समर्पित है। बहुत सारी योजनाएं हैं धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर, और 24,000 करोड़ जो है उसमें आवंटन किया गया, वो नई योजनाओं को लेकर भी आवंटन किया गया। और बहुत सारे कॉरिडोर की बात कर ले, हम ओवरब्रिज की बात कर ले, तमाम चीजों के लिए पैसा का आवंटन किया गया है। अगिरथी जी, सबसे पहले तो पूरी सृष्टि प्रभु श्री राम को समर्पित है। एक मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है कि वो बैठ के अपने सदन से हमको बताएगा कि भारत का हर व्यक्ति जानता है। हमको बजट पे बताना था, भगवान श्री राम पे नहीं बताना था। हर व्यक्ति जानता है, यहाँ जो पैदा होगा वो भी जान जाएगा। बजट के बारे में पिछला बजट का अगर आप एनालिसिस करिएगा तो एकदम इससे ज्यादा अक्षम सरकार पूरे विश्व में नहीं हो सकती है। और वर्तमान बजट को भी देखिएगा तो उसमें सारी अक्षमता झलक रही है। जो देश की उत्तर प्रदेश की 90% पॉपुलेशन है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो अगड़े में बहुत पिछड़े हैं, दलित हैं, जो गरीब हैं, महिलाएं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। पिछले बजट की बात करते हैं, ये 6.9 लाख करोड़ रुपए का बजट लेके आए थे। नवंबर तक इसका 47% भी नहीं खर्च कर पाए। नहीं खर्च करने के कारण वित्त मंत्री ने 20 विभागों के एसीएस की बैठक किया। अब बचे हुए 4 महीने में इनको 3.66 करोड़ रुपए, वो इसके बाद भी ये ढिठाई देखिए, इतनी ईमानदारी दिखाते हैं ना। पैसे सारे बचे हुए थे, उसके बाद अनुपूरक बजट लेके आए। कितनी ईमानदार है ये? कितने करोड़ का? 29,000 करोड़ का। अब इनको 3.66 हजार करोड़ रुपए तो बचे हुए जो बजट लेके आए थे उसका खर्च करना है, फिर 29,000 करोड़ रुपया खर्च करना है जो अनुपूरक बजट लेके आए थे। ये एकदम इनकी अयोग्यता को ये चिन्हित करता है कि एकदम अयोग्य सरकार है। फिर जब ये वर्ष खत्म हो जाएगा तब बता देंगे कि हमने कितने ईमानदारी दिखाई है, कितना बजट खर्च कर दिया। अरे आप बजट नहीं खर्च कर पाएंगे, आप उसको ईमानदारी बताएंगे? आपकी अयोग्यता, जन कल्याणकारी काम नहीं उससे कर पाएंगे। अब जरा पिछले साल का देख लेते, वसूली कितना कर पाए। यही कारण हो सकता है बजट नहीं खर्च कर पाए। ये सबसे प्रमुख कारण बताने जा रहा हूं। केवल 50% वसूली कर पाए हैं जो इन्होंने लक्ष्य रखा था। जब पैसा नहीं वसूल कर पाएगा तो खर्च कहां से कर पाइएगा? जब वसूलेंगे तब खर्च भी करेंगे। फिर ये कहते हैं भगवान श्री राम को समर्पित है। क्यों भगवान श्री राम को हर बार हिंदू धर्म को आप क्यों बेइज्जत करते हैं? अब जरा इस बार जो बजट लेके आए उसका भी हाल सुन लीजिए। 7,36,000 करोड़ का बजट लेके आए हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार हमारे ऊपर जो कर्ज है 7,84,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। कहां से देंगे ये? फिर ये बताते हैं इस बजट में कि जन धन योजना में अव्वल है उत्तर प्रदेश। इससे क्या कल्याण हो जाएगा? अगर जन धन योजना में उत्तर प्रदेश अव्वल है तो इनको बताना चाहिए था कि इन जन धन की इतनी सारी जन धन योजनाएं के खाते हैं हमारे, उन खातों में रुपया कितना है? क्योंकि जन धन योजना गरीबों के लिए खुलवाया गया था, उसमें बैंकों ने सरचार्ज काट करके उसको कितने को माइनस में कर रखा है। इन जन धन योजनाओं को ये नहीं बताएंगे, ये छुपाएंगे। फिर करेंगे ई श्रम पोर्टल पे, कम से कम स्वीकारा तो इन्होंने कि 8.32 करोड़ कामगार रजिस्टर्ड है। मतलब इतने लोग भारत में मजदूरी करने के लिए तैयार हैं जो सरकार के यहाँ इन्होंने स्वीकार किया। और एक तरफ क्या बताएंगे, बेरोजगारी केवल 4% है। तो इनके ई श्रम पोर्टल वाले खाते से इनका झूठ पता लग गया। फिर मुख्यमंत्री बताते हैं कि युवा स्वरोजगार योजना में एमएसएमई के माध्यम से 22 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए। अगर लाभान्वित हुए
तो 6,000 प्रति व्यक्ति आय क्यों है? देखिए नेशनल आय विवेक जो जी, बताते हैं, बहुत झूठा सारे सा यहाँ एकदम पर मिला। सवाल उठाए हैं और आंकड़ों के साथ बात करें रविंद्र प्रताप जी। आंकड़े भी आपको बता रहे हैं कि किस तरह के आंकड़े हैं और उस पर सीधे आपसे सवाल ही पूछ रहे हो। सबसे बड़ा जो सवाल इसमें यह है कि जो पिछली बार आप लोग ने बजट का आवंटन किया था, अभी उसको आप पूरा नहीं कर पाया। अनुपूरक बजट का भी पैसा बचा हुआ है, तो कैसे आप इन चीजों को पूरा करेंगे? और कलेक्शन की भी बात करें कि कलेक्शन का जो टारगेट था उसको भी आपने पूरा नहीं कर पाए। देखिए भागीरथ जी, जब अनुपूरक बजट पेश होता है तो जिन मदों में सरकार को अन्य धन की आवश्यकता होती है उसके निमित्त अनुपूरक बजट पेश होता है, और जहां बजट प्रयोग नहीं हो पाता वहां पे ये कारण नहीं है कि सरकार ने वहां पे ठीक से काम नहीं किया। नियमों के तहत जो पैसा वहां प्रयोग हो सकता है होता है, जहां नियम शर्तें पूरी नहीं होती वहां पैसा रोक दिया जाता है। ये सरकार की ईमानदारी का सबूत है, ये सरकार के नहीं, फेलोर लेकिन अगर पैसा जमीन तक नहीं पहुंचेगा, हितग्राहियों तक नहीं पहुंचेगा, अगर विकास के काम नहीं होंगे तो कैसा विकास होगा? इसलिए तो रविंद्र प्रताप जी कह रहे हैं कि आयोग की सरकार है, आप जो बजट आवंटन कर रहे हैं उन पैसों का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। होता क्या था भागीरथ जी, पिछले सरकारों में पैसे चेक पर दस्तखत हो जाते थे, काम नहीं होता था। हमारे यहाँ काम जब होगा, उसका सत्यापन होगा, तभी अगला बजट निकलता है। इस मामले में हमारी सरकार बहुत कड़ाई से काम करती है। पूर्ववर्ती सरकारों में सड़कें कागजों के बन जाती थी, सड़कें वहां नामो निशान नहीं होता था। ये सरकार दूसरे टाइप की है। 6% आपको दिया, ठीक है, इसी में से फिर एक सवाल अगर ये पूछ लूं, जो 7,36,000 करोड़ का बजट लेकर आए, क्या ये जनता को आप भरोसा दे पाएंगे कि पूरा का पूरा पैसा इस बार खर्च हो पाएगा? क्योंकि ये आरोप लगा रहे कि 50% भी जो पहले का बजट खर्च नहीं हुआ है। तो आप भारी भरकम बजट तो लेकर आ गए, लेकिन अगर ये खर्च ही नहीं होगा, जो आप तर्क दे रहे हैं, अगर उस तर्क को मैं मान लूं, अगर खर्च ही नहीं होगा तो फिर विकास कैसे होगा? फिर देखिए, इसके लिए हमारे वित्त मंत्री ने भी इस सबके पेश कसे थे, तो इस बार भी हमारे वित्त मंत्री इसमें विषय में इन लोगों को टाइट रखेंगे। लेकिन विषय यह है कि हम नियमों की अनदेखी नहीं कर सकते। हम जनता के धन के पाई पाई का हिसाब रखने वाले लोग हैं, पाई पाई का हिसाब जनता को देने वाले लोग हैं। हम बजट खर्च करने के नाम पे जनता के धन का बंदरबाट नहीं होने देंगे। ठीक है रविंद्र प्रताप जी, जनता के धन का बंदरबाट नहीं होने देंगे, नियम कायदों से चलेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर यहां पर देखें, एक खास बात यहां पर जरूर है कि धार्मिक आस्था के लिए इसमें बहुत सारे इसमें प्रावधान किए गए। जो 2025 में महाकुंभ होने वाला है, उसके लिए 2,500 करोड़ का भी प्रावधान किया गया। इसका असर होता है, ये चीजें जनता से जुड़ी हुई चीजें। अगर बजट का प्रावधान किया जाता है और सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो जनता जब वहां से आनंद लेकर जाती है, उस अनुभूति को महसूस करके जाती है जो वहां पर आई कुंभ में, इसका असर होता है। इसका असर सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, यहां नहीं पूरे देश में होता है, बल्कि पूरी दुनिया में होता है। तो बजट के अगर प्रावधान देखेंगे, बहुत सारे धार्मिक कार्यों के लिए यहां पर प्रावधान किया गया है और कहा भी गया बजट को लेकर कि ये भगवान श्री राम को समर्पित है। ठीक है, बजट अगर खर्च नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है और इसलिए मैंने ये सवाल आपका पूछा भी है। सरकार को यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता भी है। लेकिन अगर ब्रिज में पैसा खर्च करने का प्रावधान किया गया है, अगर ओवरब्रिज की बात की गई है, कॉरिडोर की बात की गई है, तो धार्मिक आस्थाओं को लेकर भी यहाँ पर पूरा एक मैनेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लग रहा है, कहां पर कमी है, कि क्या होना चाहिए, कहां पर पैसे का आवंटन होना चाहिए था, जो ये सरकार ने इसका प्रावधान इस पर नहीं किया है? देखिए, जो पिछले साल का बजट, उसके पिछले साल का भी बजट उठा के देखिएगा तो हमेशा यही आवंटन कर देते हैं, खर्च नहीं कर पाते। इस बार 47% खर्च पाए, पिछली बार 52% खर्च पाए थे 22 में। तो जब ये बजट ही नहीं खर्च करेंगे तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, वही गलत है। ठीक है, लेकिन इसका जवाब दे चुके विवेक जी कि वो क्यों नहीं खर्च कर पा रहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ठीक है, अब खर्च नहीं कर पा रहे, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो बजट में प्रावधान किए गए, जो बजट लेकर आप इसका स्वागत करते हैं, या फिर कुछ प्रावधान में कमी है कि जहां पर बजट खर्च करना किया चाहिए था वहां पर खर्च नहीं किया गया है? बजट अगर एक शब्द में कहा जाए तो एक शब्द जो आजकल बहुत प्रचलित है, फेक बजट है। क्योंकि लगातार तीसरा फेक बजट है। जो आप कहते हैं वैसा नहीं होता है तो फेक बजट हो जाएगा। कहाँ खर्च करना चाहिए था, मैं बता रहा हूँ। नीति आयोग ने इनको बताया कि आप हेल्थ इंडेक्स में अंतिम पायदान पे हैं, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च करना चाहिए था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने क्या कर दिया, पिछले साल ही अक्टूबर में कह दिया कि भाई हम नहीं कर पाएंगे। अभी हमने पीपीपी मॉडल पर ट्राई किया है, अब टोटल हम प्राइवेटाइजेशन कर देंगे हेल्थ सेक्टर का। तो जहां पर आप अंतिम पायदान पे हैं,
वहां पर पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। फिर आ जाइए जरा शिक्षा पे, 40% बालिकाएं 10वीं से ज्यादा नहीं पढ़ पाती हैं, और इसमें से 15% बालिकाएं जो होती हैं वो 18 वर्ष से पहले शादी हो जाती है। तो शिक्षा में तो खर्च करना ही था, क्योंकि शिक्षा में ये खर्च नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लगभग 11 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इन्होंने इन्विटेशन दे दिया है या उनको खोलने का परमिशन दे दिया है। लेकिन इसमें भी अगर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलती है तो बहुत महंगी होती है। ठीक है, समय का मैं आपका सवाल ले लेता हूं। विवेक जी, स्वास्थ्य में आप खर्चा नहीं करवा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, शिक्षा में भी आप यही कर रहे हैं, सरकार नहीं खर्च कर पा रही है, आप इसको भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। भागीरथ जी, इनका ये कोरा आरोप है। भाजपा सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य पे काम कर रही है, और सब जगह मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, कहीं खुल चुके हैं, उनकी बिल्डिंगें बन रही है। उन पे बजट का समाजवादी पार्टी कहां से आ रहा है? ये कोरे बकवास वाले आरोप लगा रहे हैं। इसी तरह से जो विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, ये मेडिकल कॉलेज कौन खोल रहा है? ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो निश्चित रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश उल्लेखनीय प्रगति करेगा। आप तो जिस समय छोड़ के गए तो उत्तर प्रदेश, उस समय आज देख लीजिए आज उत्तर प्रदेश कहाँ पे है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, कहीं क्लासेस चालू हो गई, कहीं बिल्डिंगें बन रही है, कहीं किराए के मकान में क्लासेस चल रहे हैं। लेकिन हम उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए संकल्पित उस पर काम कर रहे हैं। ये आगे जो 5 साल का समय होगा, उत्तर प्रदेश देश का ऐसा प्रदेश होगा जहां पे मेडिकल फैसिलिटी सबसे उत्तम होगी। ठीक है, मुझे लगता है और होना भी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर सरकार को ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य में जितनी सुविधाएं होंगी उतना अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमान का, समय भी हमारा समाप्त हो गया। विवेक श्रीवास्तव जी, रविंद्र प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आशीष दलवी जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर 7,36,000 करोड़ से ज्यादा का बजट यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पेश किया, और कहा गया है कि बजट भगवान श्री राम को समर्पित है। धार्मिक कार्यों के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए, 2,500 करोड़ रुपए कुंभ के लिए भी यहाँ पर प्रावधान किए गए। इसके अलावा अगर हम बाकी दूसरे विकासों की बात करें, कॉरिडोर की बात करें, सड़कों की बात करें, ओवरब्रिज की बात कर लें, और जिस तरह से बता रहे थे कि स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार सरकार ने प्रावधान बेहतर किया है, यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे, तो बहुत अच्छा बजट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बजट का प्रावधान तो किया गया है लेकिन खर्च नहीं हो पा रहा है, कह रहे हैं कि पिछली बार का जो बजट है 50% भी खर्च नहीं हुआ है, तो सरकार ने जो बजट में प्रावधान किए गए हैं, जो आवंटन किया गया है, उसका खर्च होना भी अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि तभी प्रदेश विकास की ओर ज्यादा तेजी से अग्रसर हो सकेगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।